नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एमए चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि एमए फाइनल ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम बताने जा रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र का नाम है भाषा विज्ञान एवं लिपि। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और काफ़ी ज़्यादा विस्तृत भी है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या लिखा है। और आप सभी से एक गुजारिश भी है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ना ही सिर्फ एमए के लिए ज़रूरी है, ये अन्य बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए भी ज़रूरी है। और किन किन एग्ज़ामों के लिए यह ज़रूरी है और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि पाठ्यक्रम का नाम है, जो तृतीय प्रश्न पत्र है, इसका नाम है भाषा विज्ञान एवं लिपि। इसमें हमें लगता है 5 यूनिट है टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, इस पे 5 यूनिट है। तो हम आपको पहली यूनिट से शुरुआत करते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि भाषा विज्ञान एवं लिपि, यानी कि जो लिपि की शुरुआत हुई है वो क्या है, कब से शुरुआत हुई है, प्रथम लिपि कौन सी है। हम लोग जानते हैं कि जो संस्कृति हमारी सबसे प्राचीन लिपि है, तो क्या संस्कृत से डायरेक्ट हम लोग हिंदी में आ गए? ऐसा तो नहीं होगा। उसका एक क्रम बना रहा होगा, क्रम के बदलते स्वरूप के साथ हम हिंदी तक प्रवेश किए होंगे, इसको समझेंगे। साथ ही साथ भाषा विज्ञान यानी भाषा का भी क्या विज्ञान है। भाषा ऐसे अचानक से कोई भाषा नहीं आ जाती है, भाषा के पीछे उसका इतिहास होता है। और यहाँ पर हम इतिहास तो थोड़ा बहुत जानेंगे ही, साथ ही साथ विज्ञान को भी जानेंगे कि इसको भाषा विज्ञान क्यों कहा गया या भाषा विज्ञान नाम क्यों पड़ा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप देख रहे हैं यूनिट 1 में भाषा की प्रकृति, ये चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत आप लोग भाषा का अर्थ एवं स्वरूप जानेंगे। साथ ही साथ ये खैर अब बीए में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको इतनी टफ चीज़ नहीं है, परंतु बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए इसको आप लोग ले जाना ज़रूरी है। इसे आप लोग डिटेल में ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बस इतना बता सकते हैं कि भाषा कई प्रकार से होती है। कई बार हम चित्रों के माध्यम से कोई बात, अपनी भाषा का मतलब यही होता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं, वही भाषा है। कई बार चित्र के माध्यम से भी हम लोग पहुंचा देते हैं दूसरे तक। हम संकेत के माध्यम से बातें करते हैं, वो भी भाषा के अंतर्गत ही आती है। इसलिए भाषा का स्वरूप विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जाएगी, यहाँ मौखिक भाषा की बात नहीं की जाएगी। यहाँ उस भाषा की बात की जाएगी जो सार्थक है और लिखित रूप से है। यहाँ पर वो भाषा आप लोग पढ़ेंगे। फिर भाषा के अर्थ को जानेंगे और भाषा के स्वरूप को समझेंगे। उसके बाद भाषा के कितने प्रकार के अवयव हैं, यानी उसके कौन कौन से अंग हैं भाषा के, आप इसे समझेंगे इसके अंतर्गत। फिर भाषा को समझने के बाद आप अपनी भाषा में, अपनी मूल भाषा में आते हैं, यानी कि जो भाषा आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यानी हिंदी का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें हिंदी का नाम, निरुक्ति, अर्थ, मीमांसा, ये सब आप हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी का नाम, हिंदी क्यों पढ़ा, इसकी जो उत्पत्ति है, कहाँ से हुई, इस बाकी हिंदी के बारे में जो आप लोग जानेंगे वो है। उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास।
आप यहाँ हिंदी के नाम के बारे में जानें कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी कहाँ से आ गई, पहले तो संस्कृत भाषा थी, इसका परिवर्तित रूप को हिंदी कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, इसके पीछे इतिहास है। उस इतिहास को आप लोग डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। फिर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आप देखेंगे। हिंदी भाषा समुदाय, अब समुदाय है, हिंदी सिर्फ एक देश में बोले जाने वाली भाषा नहीं है, एक जगह एक स्थान पर बोले जाने वाली भाषा नहीं है, इसका रूप बहुत विस्तृत है। तो हिंदी के कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, साथ ही साथ इनकी जो बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हिंदी के अंतर्गत पाई जाएंगी, ये आप जानेंगे। आप जानते हैं कि जो हिंदी का क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत है, परंतु हिंदी बोलने के तरीके बदल जाते हैं, वो इसके उपभाषाओं के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद जो हम और सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती है हिंदी, उसको बोली के रूप में जानते हैं। सबसे विस्तृत रूप हिंदी भाषा है, उससे छोटा रूप उपभाषा है, फिर उसका भी छोटा रूप बोली है अथवा विभाषा है। फिर भाषा के विविध स्वरूप, विविध रूप है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा, देख रख सकते हैं आप लोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा, द्विभाषिता, ठीक है, हिंदी और इंटरनेट, सृजनात्मक भाषा, परिनिष्ठित भाषा। दोस्तों, जो हिंदी है, हिंदी हमारी ना ही सिर्फ राजभाषा है, ना ही सिर्फ राष्ट्रभाषा है, इसका क्षेत्र, इसका उपयोग अत्यंत विस्तृत है। और इसी के साथ सरकार ये भी चाहती है कि इसका उपयोग अधिक से अधिक कार्यों में किया जाए, जिससे हिंदी का योगदान भी बढ़ेगा और हिंदी की उपयोगिता भी बढ़ेगी। हिंदी में कामकाज जब अधिक होगा तो इसलिए हिंदी को मातृभाषा के रूप में भी स्वीकारा गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए स्वीकार दिया गया है कि इसे राजभाषा बनाकर राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया है, ताकि हमारा देश में बहुत सारे राज्य जरूर है लेकिन कार्य अलग अलग होंगे। हिंदी के कार्य अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी है हमारी हिंदी, क्योंकि ये देश का नेतृत्व कर रही है हमारे। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग होता है। यदि हम किसी और राज्य में जाते हैं और हमें और कोई भाषा नहीं आ रही है, अगर हमें अपनी मातृभाषा यानी कि राजभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा अगर हमें आती है तो हम उससे दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। और फिर संचार भाषा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा है, द्विभाषिता में भी इसका उपयोग है। आप जानते हैं अनुवाद के कार्यों में भी इसका उपयोग है। वैज्ञानिक तकनीकी, आज के समय में अब आप बहुत सारी पढ़ाइयाँ जो हैं, चाहे विज्ञान की हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करिए, चाहे डॉक्टरी करिए, चाहे MBA करिए, उन सब में भी अब हिंदी का उपयोग होने लगा है। हिंदी और इंटरनेट में आज हिंदी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। बहुत सारे कार्य हिंदी में हो रहे हैं, बहुत सारी हिंदी में सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं, उसमें भी हिंदी का वर्चस्व है। साथ ही साथ सृजनात्मक भाषा है और परिनिष्ठित भाषा के रूप में आपने पढ़ा ही है इसे। जब हम अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपना पारंपरिक हिंदी पढ़ते हैं, तो एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में इसे देखते ही हैं। साथ ही साथ मानक भाषा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और ये सारे हमारे हिंदी के स्वरूप हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी हिंदी न सिर्फ एक हमारी
भाषा है, ना सिर्फ एक मेरी बोली है, बल्कि इसका स्वरूप अत्यंत विस्तृत है। और इसी विस्तृत समूह को आप यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे अपने सिलेबस के माध्यम से। अब आते हैं यूनिट 2 में। ये दूसरी यूनिट है, इसका नाम है वर्ण विचार। वर्ड विचार। अब हम हिंदी अगर जान जाते हैं कि हिंदी क्या है, हिंदी का जन्म कैसे हुआ, इसके नामकरण कैसे क्या हुआ, अगर इतना हम जान जाते हैं तो अब हम आते हैं हिंदी की बेस पर कि वर्ण विचार यानी हिंदी में कितने वर्ण हैं, है ना। बचपन से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो का, खा, गा, घा, छोटा बड़ा पढ़ते हैं, पर अब इन छोटा बड़ा है और ये जो का, खा, गा है, इनको अगर हम सही से पढ़ना चाहें तो ये किस रूप में गिने जाएंगे? स्वर में है, स्वर गिनेंगे, व्यंजन गिनेंगे, इसकी ध्वनि को जानेंगे, ध्वनि के उच्चारण स्थान को जानेंगे, अक्षर को जानेंगे, हिंदी वर्णमाला फिर से हम पढ़ेंगे लेकिन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे लेकिन इसके विस्तृत रूप से जानेंगे, और इसका वर्तमान क्या स्वरूप है ये भी देखेंगे। और हिंदी वर्णमाला का जो विकास है, इसमें सभी स्पर्शी वर्ण जो हैं और उसके साथ हम व्यंजन, कितने प्रकार के व्यंजन हैं हिंदी में, स्वर है तो कितने प्रकार के स्वर हैं, किन स्वर को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, इस प्रकार की जितनी भी जानकारी है आप इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिंदी की ध्वनियाँ। हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं, हिंदी हम जब बोलते हैं तो उसका जो निकलने का माध्यम है, उस ध्वनि के निकलने का जो माध्यम है वो क्या है, क्योंकि ये विज्ञान है के रूप में है। यदि हम बोलते हैं तो पहले बोलने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ी सी साइंस भी समझनी पड़ेगी कि किस किस शब्द को, किस किस वर्ड को बोलने के बाद हमारे किन किन अंगों का प्रयोग हो रहा है। यदि हम कौन सा शब्द ऐसा बोलते हैं जिसमें दांतों का प्रयोग हो रहा है, कौन से वर्ड को बोलने पर होठ का प्रयोग हो रहा है, कौन से वर्ड को बोलने पर कंठ का प्रयोग हो रहा है, ये सारा कुछ आप इसमें जानेंगे डिटेल में। यहाँ पर आपको अगर थोड़ी सी साइंस आती रहेगी तो आपके लिए और सहायता देगा। फिर उसका वर्गीकरण आप पढ़ेंगे। फिर आता है भाषा और लिपि का संबंध। भाषा और लिपि में संबंध आप जानेंगे। फिर देवनागरी, जाहिर सी बात है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि से ली गई है, पर देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ इसमें भी बहुत सारे मतभेद भी हैं, बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं। उन तर्कों को आप यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसका जो नामकरण हुआ है उसमें सबके अपने अपने मत हैं, तो उन मतों को जानेंगे, उन मतों को देने वाले विद्वानों के नाम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है उद्भव और विकास। उद्भव और विकास इन लिपि का, यहाँ हिंदी का उद्भव विकास आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास जानेंगे। फिर अंकों और वर्णों का विकास समझेंगे। ठीक है, इसमें फिर आगे आप वर्तमान स्वरूप क्या है हिंदी का, और साथ ही साथ विशेषताएं क्या हैं, यानी हमारी हिंदी की वैज्ञानिकता क्या है, और विशेषताएं ही आप जब जान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, हिंदी को सिद्ध किया गया है। ये इसके जो नियम हैं वो आप समझेंगे। कुछ कमियां भी, हर कार्य में कोई भी अच्छाई और बुराई, दो सिक्के एक साथ, सिक्कों के दो पहलू एक साथ चलते हैं, इसलिए अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी होंगी, और वो कमियां क्या है आप इसे डिटेल में समझेंगे। फिर इन कमियों में कुछ जो कमियां रही उसमें किन किन लोगों ने किस प्रकार के सुधार किए,
ठीक है, जब संविधान में इसको अंगीकृत किया गया उसके पहले बहुत सारे सुधार हुए होंगे, और जो सुधार के प्रयत्न रहे हैं वो कौन कौन से प्रयत्न रहे हैं आप इसे समझेंगे इसके माध्यम से। और नागरी एवं भारतीय भाषाएं, अन्य और भारतीय भाषाएं हैं जो हमारी देवनागरी लिपि से निकली हुई हैं। सिर्फ हिंदी ही देवनागरी लिपि से नहीं निकली है, 2-4 और भाषाएं हैं ऐसी जो देवनागरी लिपि से है, जैसे गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है। ये सब भाषाएं भी आप जो है देवनागरी लिपि से उत्पन्न देखेंगे। ठीक है, और फिर नागरी का अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन, नागरी लिपि है इसका अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रयोजन रहा है, इसके अंतर्गत जो विद्वानों के अपने अपने मत हैं, उनके विचार है, आप उसे पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपकी अब जो सेकंड यूनिट होती है यहाँ पर समाप्त होती है। फिर यहाँ पर अब आते हैं हम लोग तीसरी यूनिट, है ना, थर्ड यूनिट जैसे कि शब्द विचार है। जब पहली यूनिट में आपने क्या पढ़ा है, वर्ड विचार। जब आप वर्ड पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको शब्द तक पहुंच पाते हैं। शब्द क्या है ना, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण क्या है। जब आप शब्द को इतना जान जाएंगे, शब्द का अर्थ जान जाएंगे, तो वर्गीकरण फिर आप पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम का मतलब ये है कि जो संस्कृत के कुछ विशुद्ध शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है हिंदी में, वो कौन कौन से शब्द हैं जो तत्सम हैं, और कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो तद्भव हो गए हैं, जिनमें थोड़े से परिवर्तन हुए हैं। फिर देश में ऐसे कौन से शब्द जन्म लिया है, यानी हिंदी भाषा से कुछ ऐसे जो नए शब्द का जन्म हुआ है, वो कौन कौन से हैं। साथ ही साथ विदेशी कौन से शब्द हैं, यानी कि जो फारसी शब्द हो गए, तुर्की शब्द हो गए, अंग्रेजी शब्द मिश्रित हो गए, ये सब जिन शब्दों का प्रयोग होता है और हमेशा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है बोलते समय, लिखते समय, वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। फिर संकर शब्द, यानी कि जिसमें 2 भाषाओं के शब्द मिश्रित हों, उन्हें संकर शब्द कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कई बार हम जब कोई बातें बोलते हैं तो उसके कई रूप होते हैं। कुछ बातों के सिर्फ जो रूप हम बोलते हैं वही रूप में लिए जाते हैं। कई बार कुछ लक्षणों के आधार पर हम कोई बात बोल देते हैं जो कि कॉमन होती है। वो बोली पहले किसी और के लिए भी गई होती है, लेकिन लक्षण के आधार पर हम फिर किसी और के ऊपर भी प्रयोग कर देते हैं वाक्य। ज़्यादातर इन सब लक्षणा तथा व्यंजना शब्दों का जो प्रयोग होता है वो कविताओं में, व्यंग्य में ज़्यादा प्रयोग होता है, विचारों, गद्य शैली में भी प्रयोग होता है, लेखन कार्य में अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप समझेंगे इसे इस चैप्टर में। उसके बाद है शब्दार्थ भेद, एकार्थक, अनेकार्थ। ये सारे शब्द आप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। फिर आइए देखते हैं एक तरह से ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पर्यायार्थक शब्द, विलोम, अपोजिट विलोम शब्द पढ़ेंगे, अनुकरणात्मक शब्द पढ़ेंगे, व्यंजक शब्द पढ़ेंगे, और शब्द संक्षिप्त। ये आप सारा कुछ इस चैप्टर में, यानी कि इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी की शब्द संपदा जानेंगे, हिंदी की वर्तनी,
शुद्ध अशुद्ध का विवेक, ये आप पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं और उन्हें हिंदी की शुद्ध रूप से वर्तनी का प्रयोग करना नहीं आता है। और यहाँ पर सिर्फ प्रयोग करना तो जानेंगे ही साथ आप इसका पूरा डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध का विवेक ही नहीं समझेंगे। उसके बाद आप लोग हिंदी के विराम चिन्ह पढ़ेंगे, कितने प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना हिंदी में। उसके बाद शब्द रचना के अंतर्गत आप उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, ये क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ेंगे। हालांकि आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं आएगी। उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप आप देखेंगे बस। फिर व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत वाच्य, काल, पुरुष, वचन, लिंग और कारक, ये सारा कुछ आप पूर्व में पढ़ भी चुके होंगे, दोबारा आपको फिर से पढ़ना है थोड़ा सा विस्तृत रूप में। अब आते हैं चौथी यूनिट, जिसको बोलेंगे वाक्य विचार। पहले आपने भाषा समझी, फिर आपने वर्ण समझा, फिर आपने शब्द समझा, उसके बाद आप वाक्य तक आप पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप वाक्य की अवधारणा और वाक्य की परिभाषा, ये इस यूनिट के अंतर्गत, चौथी यूनिट के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत आप लोग वाक्य निर्माण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे विधान हैं जिनके प्रयोग अनिवार्य रूप से किए जाने होते हैं, ठीक है। पदक्रम देखना होता है, अन्वय करना होता है, इसका फिर प्रयोग करना होता है। फिर वाक्य के अंग के अंतर्गत उद्देश्य और विधान देखते हैं। वाक्य के गुण के अंतर्गत आकांक्षा, योग्यता, संनिधान, ये पूरा आप पढ़ेंगे। वाक्य के भेद क्या क्या है, रचना परक, अर्थ परक और शैली परक, ये आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर वाक्य में परिवर्तन की दिशाएं, साथ ही साथ वाक्य परिवर्तन के कारण और वाक्यों की अशुद्धियाँ और लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ये पूरी आप लोग ग्रामर के रूप में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। खैर आइए आगे चलते हैं। प्रयोजन मूलक रूप, ये लास्ट यूनिट है आपकी, पांचवी यूनिट, और ये पांचवी यूनिट का नाम है प्रयोजन मूलक रूप। अब आप इसके अंतर्गत भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप समझेंगे, ठीक है। इसे आप पहले भी बीए और एमए, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आप लोग देख चुके रहेंगे। उसी को आप यहाँ पर और थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे। जिसमें भाषा का प्रयोजन मूलक रूप जो है, उसके अंतर्गत उसकी अवधारणा, अर्थ और उसके महत्व को समझेंगे। पारिभाषिक शब्दावलियाँ, इन शब्दावलियों को आप समझेंगे। प्रशासनिक शब्दावली ऐसी कौन कौन सी होती हैं हिंदी के अंतर्गत, उनका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग प्रशासन कामकाज में किया जाता है, यानी प्रशासनिक कार्यों में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं। कामकाजी हिंदी के अंतर्गत कार्यालयी हिंदी, राजभाषा के अंतर्गत जिसको अंगीकृत राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने के बाद जिस हिंदी का प्रयोग होता है वह कार्यालयी हिंदी है। इसका जो कार्य होता है, प्रारूपण प्रस्तुत करना, पत्र लेखन में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
पत्रकारिता के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, और पत्रकारिता का फिर स्वरूप क्या है और पत्रकारिता के प्रकार। ठीक है, आप यहाँ पर पत्रकारिता पढ़ेंगे। और पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, बहुत विस्तृत आपको नहीं पढ़ना है, संक्षिप्त आप पत्रकारिता के बारे में जानेंगे। यानी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई, कब से पहला पत्र क्या रहा है, पहला पत्र कौन सा रहा है, कब प्रकाशन शुरू हुआ उस पत्र का। ठीक है, दैनिक रहा है कि साप्ताहिक रहा है कि मासिक रहा है, किस प्रकार, ये आप इसका संक्षिप्त इतिहास लेंगे। पहले पत्र के संपादक कौन रहे हैं ये आप यहाँ समझेंगे। फिर समाचार लेखन कला, आप यहाँ पर समाचार लेखन कला भी जानेंगे, किसके अंतर्गत, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत। अच्छा, समाचार जो होता है वो दृश्य और श्रव्य दो रूप से देखा जाता है। एक रेडियो में सुना जाता है, दूसरा टीवी पर, दूरदर्शन पर देखा जाता है। तो दो रूप आप समाचार के देखेंगे। उसके बाद आप अनुवाद आ जाएंगे। अनुवाद का स्वरूप, ये भी आप लोग बीए में पढ़ चुके हैं। अनुवाद के स्वरूप, प्रक्रिया, प्रविधि और प्रभेद आप समझेंगे। साथ ही साथ प्रमुख अनुवाद ना, अब इस प्रभेदों के अंतर्गत आप कौन कौन से अनुवाद पढ़ेंगे, तो कार्यालयीय अनुवाद हो गया, और साहित्यिक अनुवाद हो गया, साहित्यिक अनुवाद, कार्यालयीय अनुवाद, और दुभाषिया प्रविधि तथा तकनीकी अनुवाद। ये आपकी 5वीं यूनिट के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ऊपर से अपने पाठ्यक्रम का, और उस पाठ्यक्रम को आप एग्ज़ाम में प्रयोग कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने वीडियो के शुरुआत में ये बात कही थी कि यह जो चैप्टर है, यानी कि जो प्रश्न पत्र, तीसरा प्रश्न पत्र है, ये किन किन लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ग्रामर प्रस्तुत की गई है। पहली बात तो जो लोग शोध कार्य करना चाहते हैं एमए करने के बाद, उनके लिए ये बहुत आसान होगा अगर इसकी तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बीएड के एंट्रेंस की तैयारी लोग करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अभी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी करना है, और एमपी टेट की तैयारी, यानी और भी जो भी जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिनमें भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी का पार्ट आता है, हिंदी का एग्ज़ाम होता है, अनिवार्य रूप से उसमें ये ग्रामर का पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसे समझेंगे, इसे जानेंगे, तो बहुत सारे आपके प्रश्न इससे हल हो जाएंगे और आपकी सुविधा होगी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अब मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।